Welcome again. Today in this video we are going to discuss about the preparation of journal for class 11th. Preparation of journal first of all needs business transaction. Now what is the meaning of business transaction? Business transaction means exchange of goods and services in monetary form is known as business transaction. सपोज करें मैंने किसी से पेन परचेज किया और उसको मैंने पेमेंट की, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज? जैसे मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने टिकट के लिए 100 रुपीज़ पे किए, तो इन एक्सचेंज उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी, मुझे सेवा दी कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकती हूँ. दैट इज़ नॉन एज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इन मॉनेटरी फॉर्म. इन मॉनेटरी फॉर्म जिसके लिए इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट की जाए. इन द फॉर्म ऑफ मनी जिसमें पेमेंट नहीं की जाती है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. जैसे एंशिएंट टाइम्स में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, उसमें पर्सन्स क्या करते थे, मुझे पेन की ज़रूरत है, तुम्हें पेंसिल की ज़रूरत है, तो पेन के बदले में पेंसिल एक्सचेंज कर लिया. दिस इज़ नॉट नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन बिकॉज देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. तो गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी फॉर्म, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा मॉनेटरी फॉर्म में, सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल बुक हमारी ऑलवेज बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम? रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में नोट करना हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स यानी कि डबल एस्पेक्ट्स को अगर हम नोट करते हैं डेबिट और क्रेडिट में, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं. जैसे मैंने किसी से पेन परचेज किया, तो इसके दो एस्पेक्ट्स क्या हैं कि मैंने पेन परचेज किया और पैसे दिए, दैट इज़ डबल एस्पेक्ट. रिकॉर्डिंग डबल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. मैंने पेन परचेज किया और पैसे दिए, इसमें से एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाएगा, पेन खरीदने को डेबिट किया जाएगा और पैसे देने को क्रेडिट किया जाएगा. अब वो पेन को हमने डेबिट कैसे किया है और कैश को हमने क्रेडिट कैसे किया है, वो अब हम आगे आपको फर्दर बताएंगे. अब हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को एक बार फिर से स्टडी करेंगे. एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स, पार्टीज और अकाउंट्स. हर ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 पर्सन्स होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं या फिर 2 अकाउंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ रिसीवर ऑफ गुड्स देयर मस्ट बी अ गिवर ऑफ गुड्स ऑल्सो. अगर एक गुड्स का रिसीवर है तो दूसरा गुड्स का गिवर है. अगर एक पर्टिकुलर गुड्स आएगा तो हमारा कैश जाएगा, और अगर कैश आएगा तो हमारी गुड्स जाएंगी. यानी कि यहाँ पर ऑलवेज 2 पार्टीज, 2 अकाउंट्स या फिर 2 पर्सन्स ऑलवेज इफेक्टेड रहेंगे. वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उनमें से एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है. द वर्ड जर्नल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर मीनिंग डेली रिकॉर्ड्स. अब हमारा जर्नल वर्ड हमारा डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड JOUR जर से, जिसका मीनिंग होता है डेली रिकॉर्ड्स. जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ स्मॉल फर्म्स. जर्नल एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर स्मॉल फर्म्स की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं. जर्नल में बी डिफाइंड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which every transaction is recorded in a systematic manner for the first time. जर्नल बुक को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पर हमारी हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है सिस्टमेटिक मैनर में फॉर द फर्स्ट टाइम. द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल इज मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और
इन द ऑर्डर ऑफ डेट। ट्रांजैक्शंस हमारी जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं डेट वाइज। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। और जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? जर्नलाइजिंग। रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नल एंट्री। और जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तब हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रोलैंड, जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल अकाउंटिंग की एक बेसिक बुक है। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच मीन्स अ डे बुक। जर्नल हमारी डे बुक भी कहलाती है और इसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, जहाँ पर एंट्रीज हमारी सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। अ ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर रिकॉर्ड्स हिज डेली ट्रांजेक्शन्स इन इट। हमारा ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर और ऑनर भी कहते हैं हम इसको, बिजनेस के ऑनर को ट्रेडर भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। रिकॉर्ड्स हिज डेली ट्रांजेक्शन्स इन इट, वो अपनी डेली ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड करता है, क्योंकि एक ट्रेडर को एक पूरे दिन में कई तरह की ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। कभी वो किसी सामान को परचेज़ कर रहा है, कभी सेल कर रहा है, कभी बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, कभी वेजेस पे कर रहा है, कभी सैलरीज पे कर रहा है। तो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस एक एंटरप्रेन्योर को रिमेंबर करना शायद बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए एक जर्नल बुक मेंटेन की जाती है, जहाँ पर डे वाइज और डेट वाइज एंट्रीज की जाती हैं, ताकि ये सारी ट्रांजैक्शंस एंटरप्रेन्योर के माइंड से मिसप्लेस ना हों। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इन ट्रांजैक्शंस को जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब मैं आप लोगों को फॉर्मेट शो करूँगी कि हमारा जर्नल का फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब भी हम जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम रिमेंबर करेंगे कि जर्नल कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब भी हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले टॉप पे लिखा होता है जर्नल ऑफ, और यहाँ पर फर्म का नाम लिखा जाता है जिस फर्म के लिए हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फर्म का नाम लिया है ABC लिमिटेड। इसको जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड को 1 लाइन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2020। किस मंथ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको हम 2nd लाइन में लिखेंगे। फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2020 और मार्च 2020, मई 2020, जिस भी मंथ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर फर्म का नाम नहीं लिखते हैं, डेट नहीं लिखते हैं, या फिर ये पूरी हेडिंग नहीं लिखते हैं, आपको यहाँ पर जर्नल क्रिएट करना आ गया है, लेकिन आप ये चीज़ें मिसप्लेस करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इन दोनों लाइंस को नहीं लिखते हैं, तो इन दोनों लाइंस को भी नहीं लिखने के एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर सकता है। ये चीज़ें जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड और फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2020 अगर आप लिखेंगे तो इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर इसके मार्क्स ज़रूर कट कर सकता है। फिर उसके बाद जर्नल प्रिपेयर करने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। वो फॉर्मेट हम क्रिएट कैसे करते हैं, एक हम कॉलम बनाते हैं डेट का, नेक्स्ट एक कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट एक कॉलम होता है हमारा LF का, नेक्स्ट कॉलम होता है डेबिट रुपीज़, डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट कॉलम होता है क्रेडिट रुपीज़, CR से डिनोट करते हैं क्रेडिट को, एंड देन रुपीज़। उसके बाद मैं इन कॉलम्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेट के कॉलम में डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, एंड LF इज़ द जो ये LF होता है इसे हम बोलते हैं लेजर फोलियो, लेजर फोलियो बोलते हैं। LF का मीनिंग होता है पेज नंबर, LF का मीनिंग होता है पेज नंबर, कि हमारी जर्नल बुक के बाद लेजर बुक प्रिपेयर की जाती है, जर्नल बुक का लेजर बुक प्रिपेयर की जाती है कि हमारी जर्नल बुक की दिस 1 एंट्री हमारी लेजर के कौन से पेज पर नोट डाउन की गई है, वो पेज नंबर यहाँ पर नोट किया जाता है। लेकिन अभी 11th के लेवल पर आपको
लेजर फोलियो या पेज नंबर लिखना नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन आपको हर जर्नल एंट्री में इस कॉलम को बनाना ज़रूर है। डेबिट के अमाउंट में डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। और आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं कि एक मंथ के लिए एक ही फॉर्मेट बनाया जाएगा। हर जर्नल एंट्री के लिए अलग अलग फॉर्मेट क्रिएट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मेरी यहाँ पे मैंने अप्रैल के मंथ्स की जर्नल एंट्री शो की हैं, तो अप्रैल के मंथ के लिए अगर मैंने आपको जर्नल एंट्री शो की है तो अप्रैल के मंथ के लिए देखें पूरा एक ही फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया है। तो अगर मैं आपको 10 जर्नल एंट्रीज देती हूँ या 15 जर्नल एंट्रीज देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 फॉर्मेट्स बनाएंगे, नहीं। अगर एक मंथ में हमारी 10 एंट्रीज़ हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं या 100 जर्नल एंट्रीज़ हैं, तो एक मंथ के लिए एक ही जर्नल का फॉर्मेट बनाया जाएगा। एक मंथ के लिए कई सारे फॉर्मेट नहीं बनाए जाएंगे। हाँ, अगर आपके अलग अलग मंथ्स हैं, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट क्रिएट किया जाएगा। हर मंथ के लिए फॉर्मेट अलग अलग क्रिएट किया जाएगा। अब हम आपको एंट्रीज बताना स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज कैसे की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आज शायद लाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए पहले डार्कनेस थी, अब ब्राइटनेस आ गई है वीडियो में। अब शायद कुछ क्लियर आएगा। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज क्रिएट करनी स्टार्ट करते हैं। जब भी हम जर्नल एंट्रीज क्रिएट करनी स्टार्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन गिवन होगी। क्वेश्चन आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन की फॉर्म में गिवन होगा। उसको सॉल्व कैसे करना है वो उसके लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको अब साथ साथ ये बताती जाऊंगी कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। एक चीज़ का और आप लोग याद रखेंगे कि जर्नल एंट्रीज जब भी हम करेंगे तो जर्नल एंट्रीज ऑलवेज डेट वाइज की जाएगी। अगर हमें अप्रैल के अंदर 10 जनरल एंट्रीज दी गई हैं, एक 1 अप्रैल की, एक 4 अप्रैल की, एक 5 की, एक 7 की, एक 9 की, एक 10 अप्रैल की हमें जनरल एंट्री दी गई है, तो हम उसको डेट वाइज ही करेंगे। पहले 1 अप्रैल की ही जनरल एंट्री की जाएगी, फिर 4 की जाएगी, फिर 5 की जाएगी। ऐसा कभी नहीं हम कर सकते हैं कि पहले 1 अप्रैल की हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम 5 अप्रैल की कर रहे हैं, उसके बाद हम 4 अप्रैल की कर रहे हैं जनरल एंट्री। अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे एग्जामिनेशन में, then you will not be given any marks in the examination। आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। जनरल एंट्रीज अगर आपकी ठीक हुई तो भी आपकी कट कर दी जाएंगी एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि डेट वाइज ही जनरल एंट्रीज की जाती हैं। और जैसे कुछ बच्चों की स्टार्टिंग होती है 11th में, उनको जनरल एंट्रीज क्रिएट करनी नहीं आती हैं, तो उनके लिए हम ये बता देते हैं कि जर्नल एंट्रीज बिल्कुल नीट, क्लीन एंड क्लियर क्रिएट की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज में नो कटिंग, नो रबिंग एंड नो ओवर राइटिंग इज़ अलाउड। अगर आप जर्नल एंट्रीज करते हुए आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया है और आप उसको कट करके दोबारा लिख रहे हैं, और अगर आपका गलत हो गया, आप उसको फ्लूड लगा रहे हैं या उसको रब करके थोड़ा सा कट करके दोबारा लिख रहे हैं, या फिर एक या दो अल्फ़ाबेट से गलत हो गया, आप उसको ओवर राइट कर रहे हैं, तो हर चीज़ के यहाँ पर मार्क्स कट किए जाते हैं। जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, जो हमारे जनरल बनते हैं, नो कटिंग, नो रबिंग एंड नो ओवर राइटिंग इज़ अलाउड इन द अकाउंट्स। इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि एक बार जो एंट्री पास कर दी जाती है अकाउंट्स में, दैट इज़ फुल एंड फाइनल इन द अकाउंट्स। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बाय चांस अकाउंटेंट्स मिस्टेक कर देते हैं एंट्रीज पास करने में, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है अकाउंट्स में, तो उसके लिए उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, कैसे ठीक करके दोबारा से एंट्रीज पास की जाती हैं, इसके लिए आप एक पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। अगर हमारे पास कोई जनरल एंट्री गलत हो जाती है तो हम उसको ठीक कैसे करें। तो आप जो भी नोटबुक्स में नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपकी कोई कटिंग, रबिंग और ओवर राइटिंग नहीं होगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ का एक पेज बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाया है। इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है, कोई रबिंग नहीं है और कोई भी ओवर राइटिंग नहीं है। यू कैन सी टू इट। अब इसके आगे हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹3000। हमने गुड्स परचेज़ की हैं कैश पर 3000 में। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं उसमें डबल एंट्री सिस्टम पर बेस होती है और डबल एंट्री सिस्टम में दो आस्पेक्ट्स, दो पर्सन्स, दो पार्टीज़ ऑलवेज इफेक्टेड होते हैं। तो वो दो पर्सन्स और दो पार्टीज़ हमें हर एक ट्रांजैक्शन में फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमारी दो चीज़ें क्या इफ़ेक्ट की हैं इस ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश ₹3000। हमने गुड्स परचेज़ करी कैश पर 3000 में। हम जब भी एंट्री करेंगे अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एंट्री करेंगे। हमने अगर कोई चीज़ सामान परचेज़ किया है, कोई पेन परचेज़ किया है, तो वो हमारे लिए परचेज़ है लेकिन दूसरी फर्म के लिए वो सेल है। तो जब भी हम एंट्री करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फर्म के पार्ट पर करेंगे कि हमने परचेज़ किया या हमने सेल किया। जो दूसरी फर्म है वो अपनी बुक्स में एंट्री अपने पार्ट पर करेगी, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए परचेज़ है वो उनके लिए सेल्स है। हम अपनी बुक्स में परचेज़ की एंट्री करेंगे तो वो अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम जब भी एंट्री करेंगे तो हम बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि बिज़नेस में वो सामान आ रहा है या बिज़नेस में सामान जा रहा है। हम यहाँ पर बिज़नेस के ऑनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखेंगे। एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जब भी जर्नल एंट्रीज़ की जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा, ऑनर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा जाएगा। बिकॉज बिज़नेस एंड बिज़नेस ऑनर आर बोथ सेपरेट आइडेंटिटीज़। बिज़नेस और बिज़नेस का ऑनर दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग पर्सन है। बिज़नेस ऑनर इज़ अ नेचुरल पर्सन एंड बिज़नेस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो जब भी एंट्रीज़ की जाएंगी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी कि बिज़नेस में कोई भी सामान आ रहा है या जा रहा है। तो अब फर्स्ट एंट्री हम स्टार्ट करेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश 3000। अब इसके अंदर हमारे दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हुए, एक तो परचेजेस और एक कैश। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री बनाते हुए एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब भी हमें प्रॉपर ये दिया गया है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज़ की फॉर कैश, अगर हमें ऐसा दिया गया है तो हम फर्नीचर का नाम लेंगे, मशीनरी का नाम लेंगे। लेकिन अगर हमें दिया गया गुड्स परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पर गुड्स तो कुछ भी गुड्स हो सकती हैं, हमें गुड्स यहाँ पर मेंशन नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर हम गुड्स ना लिख करके, जब हम गुड्स परचेज फॉर कैश है तो यहाँ पर हम परचेजेस लिखेंगे या फिर सेल्स लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर हमने गुड्स यहाँ पर मेंशन की तो गुड्स तो परचेज भी की जा सकती हैं, सेल भी की जा सकती हैं, तो वहाँ से आपकी एंट्री गलत हो सकती है। तो यहाँ पर हमें स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा कि ये परचेजेस हैं या सेल्स हैं। अब हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स ने मेंशन करके यहाँ पे हम परचेजेस मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स क्या इफ़ेक्ट हुए हमारे, कि एक तो हमने परचेज़ किया, एक हमारे पास सामान आया, और दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या इफ़ेक्ट हुआ, कैश, कि हमारे पास से कैश गया। तो यहाँ पर हमारे दो एस्पेक्ट्स इफ़ेक्ट हुए, परचेजेस और कैश। अब फिर हम ये देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परचेजेस और कैश हमारा किस अकाउंट के अंडर आता है। परचेजेस भी हमारा रियल अकाउंट के अंडर आता है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट के अंडर आता है। हमारे जो दो एस्पेक्ट्स इफ़ेक्टेड होते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, पहले तो हम उनको सबसे अलग लिख लेंगे। उसको अलग लिखने के बाद हम फिर ये देखेंगे कि दोनों के दोनों अकाउंट्स हमारे कौन से अकाउंट के अंडर लाया करते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। फर्स्ट स्टेप तो हमारा होगा कि हम ये देखेंगे हमारे कौन से दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हैं, पहले उन दो एस्पेक्ट्स को हम लिख लेंगे। सेकंड स्टेप होगा हमारा कि ये दोनों एस्पेक्ट्स कौन से अकाउंट के अंडर लाया करते हैं, उनके नीचे उनके अकाउंट्स लिखे जाएंगे। परचेजेस भी हमारा रियल में आता है क्योंकि गुड्स हैं वो, और कैश भी हमारा रियल में आता है क्योंकि हमारी एसेट्स हैं। अब अगर परचेजेस हमारा रियल में आता है तो इस पर भी रियल का रूल लगेगा, कैश भी हमारा रियल में आता है तो इस पर भी रियल का रूल लगेगा।
अब रियल का रूल हमारा क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे एंड और जो चीज़ जाएगी हमारे पास से उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब अगर हमने सामान परचेज किया है तो हमारे पास परचेजेस गुड्स हमारे पास आती हैं, तो यानी कि परचेजेस हमारा डेबिट में जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमने सामान परचेज किया तो पैसे दिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से गया तो कैश हमारा क्रेडिट में आएगा। तो अब हम इसको देखेंगे। अब हमें पता चल गया है कि परचेजेस तो हमारा डेबिट में आएगा और कैश हमारा क्रेडिट में आएगा। अब हम इसको एंट्री को कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि ये जो हमारी एंट्री है ये हमारी 1 अप्रैल की है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे ऊपर अप्रैल और उसके नीचे अब हम डेट्स डालते हैं। यहाँ पे हमने अप्रैल 2020 मेंशन किया गया है कि हमारे कौन से सेशन की है ये एंट्रीज। फिर यहाँ पर हम मंथ को एक बार लिख लेंगे कि हमें बार बार उसको मेंशन करना पड़े, तो हमने एक बार ऊपर अप्रैल लिख लिया। अब नीचे हम डेट वाइज इसकी डेट्स डालते जाएंगे। अब हम एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी अभी हमने देखा कि परचेजेस को हम डेबिट में लिखते हैं और कैश को हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो डेबिट की आइटम होती है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो क्रेडिट की आइटम होती है उसको नीचे लिखा जाता है। और जनरल एंट्रीज करते वक्त हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ के साथ हमें अकाउंट वर्ड लगाना है, A/C, हर वर्ड के साथ हमें अकाउंट लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया डेबिट वाली चीज़ को ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट वाली चीज़ को नीचे लिखते हैं। अब हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं परचेजेस अकाउंट और LF के साथ यहाँ पर हम लिखते हैं DR। डेबिट वाला जो भी आइटम होता है उसके सामने लिखा जाता है DR। और जो क्रेडिट वाला हमारा आइटम होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ से इतना सा स्पेस छोड़ेंगे और क्रेडिट वाली आइटम के सामने हम क्रेडिट ना लिख करके हम क्रेडिट वाली आइटम के साथ 2 लगाते हैं। डेबिट वाली आइटम जो होती है उसके साथ DR लगाया जाता है, लेकिन क्रेडिट वाली आइटम के साथ क्रेडिट ना लगा करके उसके साथ 2 लगाया जाता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमने गुड्स कितने की परचेज़ की हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया है गुड्स हमने परचेज़ की हैं 3000 की। अगर हमने परचेज़ की हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हमने किया तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होता है, ब्रैकेट में हम नरेशन लिखते हैं, जो कि हम एवरी जर्नल एंट्री के नीचे हम मेंशन करते हैं। इसे हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन ऑलवेज हमारी बीइंग वर्ड से स्टार्ट होती है। ऑलवेज नरेशन हमारी बीइंग वर्ड से स्टार्ट होती है। बीइंग वर्ड से स्टार्ट करने के बाद नरेशन को आप अपने वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। और नरेशन में आपने लिखना क्या होता है, नरेशन में आपने ये लिखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ या इस ट्रांजैक्शन में क्या किया गया। आपने नरेशन को ऑलवेज बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना है और इसमें ये मेंशन करना है कि इस नरेशन में क्या किया गया। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश वर्थ ₹3000, गुड्स परचेज की गई जिनकी कीमत थी 3000। इसको आप अपने वर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन नरेशन आपके स्टार्ट बीइंग वर्ड से हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हम जनरल एंट्री देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2600। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुड्स हम बार बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर गुड्स हमने परचेज या सेल किए तो परचेजेस या सेल्स ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे 2 एस्पेक्ट्स इफेक्ट हुए हैं, सेल्स और कैश, उनको हमने लिख लिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सेल्स और कैश को, जो हमारे 2 एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हुए हैं उन 2 एस्पेक्ट्स को लिख लेना। फिर वो दोनों एस्पेक्ट्स कौन से अकाउंट के अंदर लाई करते हैं, फिर उन अकाउंट्स को लिख लेना। सेल्स आता है हमारा रियल अकाउंट में और कैश आता है हमारा रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे दोनों पर, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर देते हैं और जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमने सेल किया है तो हमारे पास कैश आया, अगर हमारे पास कैश आता है तो कैश को डेबिट करेंगे और अगर हमारे पास से गुड्स जा रही हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि कैश यहाँ पर डेबिट में जाएगा और सेल्स यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा।
और ये हमारी 4 अप्रैल की एंट्री है, यहाँ पर हमारा मेंशन किया गया 4 अप्रैल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। अगर आप डेट्स भी मेंशन नहीं करते हैं उसके भी नंबर कट किए जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹2600। नरेशन को ऑलवेज बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 अप्रैल की जनरल एंट्री है। पेड कैश टू रमेश 1000। रमेश को कैश पे किया गया 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे 2 एस्पेक्ट्स क्या इफेक्ट होते हैं। पहले तो हर ट्रांजैक्शन में हमें वो फाइंड आउट करना है। इस ट्रांजैक्शन में अगर हमने फाइंड आउट किया कि इसमें हमारे कौन से 2 एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हैं, वो है रमेश और कैश, कि रमेश को पैसा मिला और हमारे पास से कैश गया। तो रमेश हमारा, जो हमारे 2 एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हुए हैं, सबसे पहले तो उनको मेंशन कर लेंगे, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है 2 एस्पेक्ट्स जो इफेक्टेड हुए हैं उनको ऊपर लिख लेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा, वो कौन कौन से अकाउंट में लाई करते हैं हम उसको मेंशन करेंगे। रमेश आता है पर्सनल में और कैश आता है रियल में। अब रमेश पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे और कैश पर हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। इस पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं रमेश पर, तो इसका रूल हमें कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे और जो हमें देगा वो उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब रमेश यहाँ पर पैसा रिसीव कर रहा है। हमने पैसा दिया और रमेश ने पैसा रिसीव किया, उसने पैसा रिसीव किया, तो रमेश इज़ द रिसीवर हेयर। तो जो रिसीवर होता है उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंडर आता है, तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के पार्ट पे एंट्री कर रहे हैं और अपने बिजनेस के पार्ट पर एंट्री करने में हमारे पास से पैसा जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो 5 अप्रैल की एंट्री अगर हम करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज़ बीइंग कैश पेड टू रमेश। नेक्स्ट हम 7 अप्रैल की एंट्री देखते हैं। सैलरी पेड टू क्लर्क ₹2000। क्लर्क को हमने सैलरी पे की 2000। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम ये सर्च करेंगे कि कौन से 2 एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्टेड हैं, एक तो सैलरी और दूसरा कैश। क्लर्क हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने के लिए, मे बी 500, 1000, 2000 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो कंपनी हर एम्प्लॉय का अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकती है। कंपनी सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करती है, सैलरी अकाउंट, जिसमें वो डायरेक्ट एक साथ सबकी सैलरीज डाल देती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 अकाउंट्स इफेक्टेड होंगे, सैलरी एंड कैश। फर्स्ट स्टेप हमारा था जो 2 एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हैं, पहले तो वो एस्पेक्ट्स ऊपर लिख लो। सेकंड हमारा स्टेप था कि दोनों हमारे किस अकाउंट के अंडर लाई करते हैं वो लिखो। ये हमारा सैलरी आता है नॉमिनल अकाउंट के अंडर, क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है फर्म का और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, इनकम्स एंड गेन्स हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कैश हमारा आता है रियल अकाउंट में। यहाँ पर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा और कैश हमारा हमारे फर्म की तरफ से जा रहा है, क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा, शो किया जाएगा। यहाँ पे हम 7 अप्रैल की डेट डालेंगे और एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी पे की गई है 2000 बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट हम करेंगे सोल्ड गुड्स टू कपिल ऑन क्रेडिट ₹5000। गुड्स कपिल को सेल की जाती हैं क्रेडिट पर। कपिल को कुछ गुड्स सेल की गई हैं क्रेडिट पर और जो कि यहाँ पर दी गई 500। एक चीज़ और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में याद करने की है कि अगर आपको ये दिया जाता है सोल्ड गुड्स ऑन कैश तो ही आप उसको कैश की ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर आपको कहा जाता है सोल्ड गुड्स टू कपिल ऑन क्रेडिट तो हमें पता ही है कि वो उधार की ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आपको कैश की ट्रांजैक्शन मेंशन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश या सोल्ड गुड्स टू कपिल ऑन कैश, अगर आपको कैश की ट्रांजैक्शन मेंशन है तभी आप उसको कैश की ट्रांजैक्शन लेंगे। अगर कैश वर्ड यूज़ नहीं किया गया है ट्रांजैक्शन में तो हम उसको
क्रेडिट की ट्रांजैक्शन ही मानेंगे ऑलवेज। और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। जो भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है उसमें हम कैश ना लिख करके दूसरी पार्टी का नेम मेंशन करते हैं। अभी अभी हमने ऊपर किया था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर कैश था तो हमने सेल्स और कैश लिया कि एक सेल्स इफेक्ट हुआ, एक कैश इफेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ तो हमारी गुड्स जो हमने कपिल को बेची हैं वो तो हमने कैश पर सेल ही नहीं की हैं। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट क्या होगा, एक तो सामने वाली पार्टी का नाम लिया जाएगा कपिल और दूसरा सेल्स। दो एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्टेड है, कपिल और सेल्स। और कपिल हमारा आता है पर्सनल में और सेल्स आता है रियल में। पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कपिल रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹10,000 कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स कौन से इफेक्टेड है पहले उसको लिख लेंगे, एक तो बैंक और एक कैश। हमारे दो एस्पेक्ट्स इफेक्टेड हैं उनको लिखा। बैंक हमारा कौन से अकाउंट के अंडर लाई करता है, पर्सनल के अंडर, बिकॉज बैंक इज एन आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। कैश हमारा रियल में आता है। पर्सनल का अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक पैसा रिसीव कर रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारा अब एंट्री क्या बनेगी, 10 अप्रैल में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे। यहाँ पर मैंने नरेशन नहीं लिखी है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड नहीं था। उसके बाद जनरल एंट्रीज़ के सबसे एंड में क्या किया जाता है, मंथ के एंड की यहाँ पर डेट डाली जाती है। जैसे अप्रैल का मंथ हमारा 30th पे एंड करता है तो यहाँ पे 30 डेट डाली जाएगी। मई का हमारा मंथ हमारा 31 पे एंड होता है तो यहाँ पे 31 की डेट डाली जाएगी। हमारे मंथ एंड की यहाँ पर डेट मेंशन की जाती है। उसके आगे लिखा जाता है ग्रैंड टोटल, और डेबिट साइड का टोटल किया जाता है और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाता है ऑलवेज, और दोनों का टोटल हमारा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। और ये टोटल जो भी होता है डेबिट का और क्रेडिट का जो भी टोटल होता है इसको बिल्कुल आमने सामने शो किया जाता है, ऊपर और नीचे शो नहीं किया जाता है। ऐसे एक ऊपर एक नीचे ऐसे शो नहीं किया जाता। अगर आप ऐसा भी करेंगे, ऊपर और नीचे शो करेंगे, एक को ऊपर शो कर दिया एक को नीचे शो कर दिया, तो वो भी एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर पर और उसके भी मार्क्स आपके काट लिए जा सकते हैं। तो ग्रैंड टोटल जब भी दिखाएंगे डेबिट और क्रेडिट कॉलम का, वो बिल्कुल आमने सामने शो किया जाएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ like, subscribe and share my channel and press the bell icon for further updates, and please keep on motivating me for making the further videos। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को वॉच करें और मुझे प्रोत्साहन दें ताकि मैं आगे फर्दर आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूँ। धन्यवाद।